वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। You're watching Civil 360. Just plug in and stay UPSC ready. नमस्कार। आज हम भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद मतलब मॉडर्न नेशनलिज्म के पनपने और बढ़ने के फैक्टर्स को समझेंगे। हमारे पास इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण सोर्स मटेरियल है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो भारत में इस राष्ट्रीय चेतना, इस नेशनलिज्म का उदय आखिर हुआ कैसे? अक्सर लगता है कि ये बस ब्रिटिश राज का एक रिएक्शन था, पर सोर्सेज कुछ और बताते हैं। ये कई चीजों का मिक्सचर था। बिल्कुल, इसमें एक तरफ तो ग्लोबल डेवलपमेंट्स थे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकले नेशनलिज्म और सेल्फ डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट्स, तो दूसरी तरफ भारत का अपना एक तरह का रिनाइसेंस चल रहा था। समाज सुधार की बातें हो रही थीं। फिर अंग्रेजों ने जो मॉडर्नाइजेशन किया, चाहे अपने फायदे के लिए किया हो, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज थी उनके प्रति एक स्ट्रांग रिएक्शन तो था ही। अच्छा, तो ये पॉइंट समझना जरूरी है कि कैसे लोगों को धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि कॉलोनियल रूल ही भारत के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का कारण है। और ये एहसास मतलब समाज के हर वर्ग में फैला, चाहे वो पेजेंट्स हों, आर्टिजन्स, वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ तक कि कैपिटलिस्ट भी। सबके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कॉलोनियल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे थे। हाँ, और अंग्रेजों ने अनजाने में इस यूनिफिकेशन प्रोसेस में मदद भी कर दी। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए उन्होंने भारत का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया। एक सिंगल स्टेट, प्रोफेशनल सिविल सर्विस, यूनिफाइड जुडिशरी, कॉडिफाइड लॉज, ये सब लाए। और फिर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, रेलवेज, रोड्स, टेलीग्राफ, इन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया। तो इसका डबल इफेक्ट हुआ है ना। एक तरफ तो अलग अलग रीजन्स का इकोनॉमिक फेट जुड़ गया, मतलब कहीं कुछ हो तो असर सब जगह। और दूसरी तरफ नेताओं का मिलना जुलना, पॉलिटिकल आइडियाज एक्सचेंज करना, ये सब आसान हो गया। ओके, अब जरा वेस्टर्न एजुकेशन के रोल को अनपैक करते हैं। हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन, देखिए उसका मेन एम तो अंग्रेजों के लिए क्लर्क्स तैयार करना था, पर साइड इफेक्ट ये हुआ कि भारतीयों का परिचय मॉडर्न, रैशनल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट आइडियाज से हुआ। मिल्टन, शेली, बेंथम, मिल, रूसो, इन सब की बातें पढ़ी गईं। और इंग्लिश लैंग्वेज वो एक तरह से लिंग्वा फ्रैंका बन गई, अलग अलग इलाकों के एजुकेटेड इंडियंस के बीच कम्युनिकेशन का जरिया। और ये जो नया मिडिल क्लास इंटेलिजेंस या उभर रहा था, जिसमें से कई लोग इंग्लैंड में पढ़े थे। बिल्कुल, उन्होंने वहां के फ्री पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देखे, वहां की डेमोक्रेसी देखी, और फिर उसकी तुलना भारत की सिचुएशन से की। ये देखकर कि वहां सिटीजन्स को कितने राइट्स हैं और यहाँ क्या हाल है, जाहिर है एक बेचैनी हुई, और यही वर्ग आगे चलकर नेशनलिस्ट मूवमेंट का न्यूक्लियस मतलब केंद्र बना। और इन आइडियाज को फैलाने में प्रेस और लिटरेचर का क्या रोल था? बहुत ही क्रूशल रोल था। अब देखिए, 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में इंडियन ओन्ड इंग्लिश और वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स की जबरदस्त ग्रोथ हुई। एक आंकड़ा है कि 1877 तक लगभग 169 वर्नैकुलर अखबार थे, जिनका कंबाइंड सर्कुलेशन करीब 1 लाख पहुंच गया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। और ये अखबार करते क्या थे? ये गवर्नमेंट पॉलिसीज की खुलकर आलोचना करते थे, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करते थे, उन्हें एकजुट होने के लिए कहते थे, और सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स जैसे मॉडर्न आइडियाज फैलाते थे। Here's where it gets really interesting. भारत के अतीत की रीडिस्कवरी, ये कैसे हुआ? हाँ, ये एक बहुत फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। इसमें यूरोपियन स्कॉलर्स जैसे मैक्स मुलर, मोनी विलियम्स, रॉथ, ससून, और इंडियन स्कॉलर्स जैसे आर.जी. भंडारकर, आर.एल. मित्रा और बाद में स्वामी विवेकानंदा, इन लोगों ने भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर किया। बताया कि भारत में पहले से ही वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, एक रिच कल्चरल हेरिटेज था, फिलॉसफी थी, साइंस था। इससे क्या हुआ कि भारतीयों का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा, गुलामी की जो एक हीन भावना थी वो थोड़ी कम हुई। ये एहसास जगा कि हम भी कुछ थे, हमारा पास्ट भी ग्रेट था। और साथ ही साथ जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, उन्होंने भी समाज को अंदर से मजबूत किया। उन्होंने समाज को बांटने वाली बुराइयों जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, महिलाओं की बुरी स्थिति, इन पर चोट की। इससे समाज में थोड़ी एकता आई, जो नेशनलिज्म के विकास के लिए जरूरी थी। अच्छा, अब आते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज पर। कुछ खास नीतियां थी जिन्होंने मतलब आग में घी का काम किया। हाँ बिल्कुल,
पर्टिकुलरली लॉर्ड लिटन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी 1876 से 1880 के बीच। जैसे 1876 में उन्होंने आईसीएस एग्जाम की मैक्सिमम एज लिमिट 21 से घटाकर 19 कर दी। इससे भारतीयों के लिए इसमें घुसना और मुश्किल हो गया। फिर 1877 का वो भव्य दिल्ली दरबार। हाँ, जब देश भयानक फैमिन से गुजर रहा था तब दिल्ली में इतना बड़ा जलसा किया गया। लोगों में बहुत गुस्सा था इसको लेकर। और फिर 1878 में दो बड़े कंट्रोवर्शियल एक्ट्स आए। एक तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसने देसी भाषाओं के अखबारों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी। दूसरा आर्म्स एक्ट, जिससे भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना अपराध बन गया, जबकि यूरोपियंस पर यह लागू नहीं था। ये साफ तौर पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। और फिर आया 1883 का इल्बिट बिल कंट्रोवर्सी। उसने क्या दिखाया? उस बिल का प्रपोजल ये था कि इंडियन जजेस को भी यूरोपियन सब्जेक्ट्स के ट्रायल करने का अधिकार मिले, लेकिन भारत में रह रहे यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस ने इसका इतना जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड विरोध किया कि सरकार को झुकना पड़ा और बिल को बदलना पड़ा। तो इससे क्या मैसेज गया? इससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि जब यूरोपियंस के रेशियल इंटरेस्ट्स और प्रिविलेजेस की बात आएगी तो जस्टिस और फेयरनेस की उम्मीद करना बेकार है। पर इसका एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी हुआ। यूरोपियंस के इस ऑर्गेनाइज्ड एजिटेशन को देखकर भारतीयों ने सीखा कि पॉलिटिकल डिमांड्स के लिए कैसे इफेक्टिव तरीके से कैंपेन चलाया जाता है। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1885 में बनी। उससे पहले भी तो कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस वजूद में आ चुकी थीं। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में जैसे 1830-40s में लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 जैसी संस्थाएं बनी, पर वो ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती थी। फिर 1851 में ये दोनों मर्ज होकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी। मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 और बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन 1852 भी इसी दौर में बनी। ये थोड़ी ज्यादा पॉलिटिकल थी। और दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भी कुछ किया था। हाँ, 1866 में दादा भाई नौरोजी वे लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई। उसका मकसद था ब्रिटिश पब्लिक और पॉलिटिशियंस को भारत की एक्चुअल सिचुएशन के बारे में बताना और भारतीयों के वेलफेयर के लिए लॉबी करना। बाद में इसकी ब्रांचेस भारत में भी खुली। लेकिन शायद सबसे इम्पोर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जो 1876 में बनी। बिल्कुल, इसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंदा मोहन बोस जैसे यंगर नेशनलिस्ट्स ने स्थापित किया था, जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कंजर्वेटिव पॉलिसीज से खुश नहीं थे। इस इंडियन एसोसिएशन का एम था promote by every legitimate means the political, intellectual and material advancement of the people। ये ज्यादा डेमोक्रेटिक थी और मिडिल क्लास को साथ लेकर चलना चाहती थी, सिर्फ जमींदारों को नहीं। और इसने कुछ कॉन्क्रीट काम भी किया। हाँ, इसने आईसीएस एज लिमिट रिडक्शन के खिलाफ 1877 में बड़ा ऑल इंडिया एजिटेशन किया। फिर लिटन के रिप्रेसिव एक्ट्स के खिलाफ कैंपेन चलाया और दिसंबर 1883 में कलकत्ता में एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, जिसमें देश भर से रिप्रेजेंटेटिव्स आए। इसे काफी हद तक कांग्रेस का प्रीकर्सर या फोररनर माना जाता है। और फिर ये एसोसिएशन ये 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गई। और दूसरे रीजन्स में, जैसे पूना या मद्रास? पूना में पूना सार्वजनिक सभा 1867 में बनी थी, जो काफी एक्टिव थी। और मद्रास में 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी। इन सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कांग्रेस के बनने से पहले ही कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर काम किया था, जैसे 1878-79 में इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कैंपेन या इल्बर्ट बिल के सपोर्ट में एजिटेशन। इन्होंने एक तरह से जमीन तैयार की। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? यही कि भारत में राष्ट्रवाद कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी। ये कई सारे इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स का नतीजा था। ब्रिटिश नीतियां और उनका इम्पैक्ट, भारतीयों का रिएक्शन, ग्लोबल आइडियाज का असर, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स, वेस्टर्न एजुकेशन और प्रेस का रोल, अपने पास्ट की रीडिस्कवरी और इन शुरुआती पॉलिटिकल एसोसिएशंस की कोशिशें, ये सब मिलकर एक माहौल बना रहे थे। एग्जैक्टली। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे फैक्टर्स और ये शुरुआती संगठन मौजूद थे। इन्होंने ग्राउंड वर्क कर दिया था, पर फिर वो कौन सी स्पेसिफिक स्पार्क थी, कौन सी इमीडिएट ट्रिगर थी या कौन सी प्लानिंग थी जिसने इन सबको मिलाकर दिसंबर 1885 में एक सिंगल ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन को पॉसिबल बनाया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिस पर शायद आगे कभी और बात हो सकती है। ये था आज का यूपीएससी बुक स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का समरी ऑडियो बुक।
अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज़, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।